जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए उत्तराखंडी होने के नाते और कहीं न कहीं कुछ जो मुझे तजुर्बा है रिगार्डिंग टीचिंग, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं आज ही से कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड का जो इतिहास है, उसकी एक सीरीज़ आपके समक्ष लेके आऊँगा और इसका जो सोर्स है वो अजय रावत जी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसको लिंकिंग पैटर्न से पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ द लिंकिंग पैटर्न? लिंकिंग पैटर्न में ये होता है कि इसमें मैं जो भी आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊँगा, उसको जो हमारा एक इंडियन हिस्ट्री होती है, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री मतलब जिसमें हम मुगलों की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, महमूद गज़नी की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, इस तरह से जो लोग होते हैं उनकी बात करते हैं। यानी कि जो मैं लिंक करूँगा वो ऐसे इतिहास से करूँगा जो सभी एग्ज़ामों में काम आएगा, राइट? और ऑब्वियसली जो आधार रहेगा वो तो उत्तराखंड का इतिहास रहेगा। तो उत्तराखंड वाले जो भी मेरे भाई-बहन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो भी है, उनके लिए तो ये कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और मैं जो भी मेरा अनुभव है वो मैं साझा करूँगा और बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके भी ये काफ़ी काम आएगा, राइट? और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा, ये जो सीरीज़ बनाऊँगा, ये कोशिश पूरी करूँगा कि अजय रावत जी की पूरी किताब मैं इसमें कवर अप कर दूँ और आप सभी जानते होंगे अजय रावत जी का जो डेटा है काफ़ी डेप्थ है। इसमें आपका उत्तराखंड पीसीएस की काफ़ी अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी। और इस पे मैं इसके जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा वो बहुत लेंथी नहीं बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट्स के ही वीडियो बने, राइट? जिससे कि कभी भी आपको रिवीजन करना पड़े तो काफ़ी लेंथी वीडियोज़ ना रहें आपके पास रिवीजन करने के लिए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। देखिए शुरू करने से पहले एक जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का, ठीक है? हिस्ट्री मतलब समय की बात है, तो समय तो चाहे वो पूरे भारत का समय की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड के समय की बात हो, वो उसमें कॉमन जो एक सिचुएशन है, जो एक समान स्थिति है, वो हमें दिखती है। वो समान स्थिति को पहले चर्चा कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, क्या है कि हमेशा याद रखिएगा जो अगर मैं खासकर मिडीवल टाइम की बात करूँ, मिडीवल हिस्ट्री की बात करूँ, मध्यकालीन इतिहास की बात करूँ, जो अलग-अलग जो क्षेत्र हैं, यहाँ से मेरा तात्पर्य है कि अगर मैं यूरोप की बात करूँ, तो वहाँ का समय काल कुछ और बताया जाता है। जैसे कि वहाँ पर जो मिडीवल हिस्ट्री के लिए माना जाता है, वो 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी एडी माना जाता है। और अगर मैं भारत की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में हम मिडीवल हिस्ट्री को कहीं न कहीं 6 टू 7 सेंचुरी से लगभग हम इसको 17th सेंचुरी तक मानते हैं, राइट? अब ये डिफरेंस क्यों होता है, उस पे चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा तब मैं इस पे चर्चा करूँगा। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है, वो 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी 17th सेंचुरी के मध्य माना जाता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। और मिडीवल हिस्ट्री की एक विशेषता है, वो हमें समझनी है। अब वो मिडीवल हिस्ट्री चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे वो पूरे भारत की हो, उसमें एक समानता है, एक सिमिलैरिटी है, वो ये है कि देखिए अगर मैं बात करूँ आज के हिसाब से संविधान की, उस समय कोई संविधान नहीं होता था, तो संविधान नहीं होने के कारण क्या 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 हुआ करता था? एनार्की बहुत होती थी। एनार्की मतलब अराजकता। जो बलशाली है, वो ही जीतेगा, ठीक है? आई मीन जो बलशाली है, वो ही क्षेत्र पे अधिकार, आधिपत्य अपना स्थापित करेगा, ठीक है? तो कहने का क्या मेरा तात्पर्य है कि वहाँ पर हमेशा हमने देखा है मिडीवल हिस्ट्री में लड़ाइयाँ देखी हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है, वो कैसे बहुत बड़ा एम्पायर बना? छोटे-छोटे जो किंगडम्स हैं, आई रिपीट छोटे-छोटे मैं किंगडम्स बोल रहा हूँ और बड़े को मैं एम्पायर बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जो छोटे-छोटे किंगडम हैं, वो एक होने लगे आपस में। इनमें से एक किंगडम जो काफ़ी शक्तिशाली था, उसने अपने बगल वाले किंगडम को भी अपने साम्राज्य में जोड़ा। तो इस तरह से ये जो किंगडम है, छोटे-छोटे ये बड़े होने लगे और आगे चल के इन्होंने साम्राज्य का रूप ले लिया। और फिर आगे समय के साथ क्या होता है, ये साम्राज्य क्या है, जब इसका जो मेन राजा है, जो एक ऐसा राजा है जो अपने में काफ़ी सक्षम है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बल की बात हो, बुद्धि की बात हो, पावर की बात हो, माइंड की बात हो, वहाँ पर वो काफ़ी बहुत प्रसिद्ध है, राइट?
वो एक तरह से काफ़ी होशियार है, तो ऐसा राजा जब तक रहता है तो एम्पायर बना रहता है। जैसे ही ऐसा राजा की मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात क्या होता है, उसके जो भी संतानें होती हैं, क्योंकि उस समय देखिए राजा जो था, वो एक शादी तो करता नहीं था, काफ़ी शादियाँ होती थी। तो अधिकतर ये देखा गया है मेडिवल हिस्ट्री में कि राजा की डेथ होती है, जो प्रमुख राजा है उसकी डेथ होती है, तो उसके जो संतानें हैं, वो लड़ती हैं, राइट? तो इतिहास में हम काफ़ी पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ। आप औरंगज़ेब का उदाहरण ले सकते हैं, औरंगज़ेब आप जानते ही हैं। कि जो शाहजहाँ है, उसका तीसरा पुत्र है और शाहजहाँ कभी नहीं चाहता था। शाहजहाँ तो चाहता था कि दारा शिकोह गद्दी पे बैठे। पर आप जानते ही हैं कि काफ़ी लड़ाई होती है भाइयों की आपस में, तो अंत में हमें दिखता है कि औरंगज़ेब गद्दी पे बैठता है, राइट? तो वही चीज़ हमें दिखती है कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो इस लड़ाई के कारण जो संतानों में लड़ाई होती है, तो उसकी वजह से फिर से ये बड़ा साम्राज्य किंगडम में बन जाता है, छोटे-छोटे। फिर किंगडम से कौन निकल के आता है? फिर किंगडम में से एक ऐसा होगा जो शक्तिशाली होगा और वो फिर साम्राज्य बनाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको दिख रहा होगा छोटे-छोटे किंगडम से बड़ा साम्राज्य बन रहा है, फिर बड़ा साम्राज्य टूट रहा है, फिर छोटे-छोटे किंगडम बन रहे हैं, फिर ये एक लूप बन रहा है, ठीक है? लूप मतलब कि ये दोहराया जा रहा है, राइट? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये मेडिवल हिस्ट्री में हमें दिखता है, क्योंकि हम जो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने वाले हैं, वो मेडिवल हिस्ट्री से ही पढ़ने वाले हैं, राइट? अब आगे फिर चर्चा कर लेते हैं। आगे चर्चा ये है कि अब जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूँ, स्पेसिफिकली उत्तराखंड की बाट करूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 11वीं शताब्दी से शुरू करेंगे, 11th सेंचुरी से। हमें दिखेगा कि एक एक डायनेस्टी है, एक वंश है, डायनेस्टी जो कत्यूरी है, कत्यूरी। काफ़ी बार प्रश्न आता है कि क्या कत्यूरी जो वंश है, वो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था? इस तरह की काफ़ी चर्चा होती है। जो हमारे इतिहासकार हैं, कुछ कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान तक फैले थे और कुछ कहते हैं नहीं, अफ़गानिस्तान तक नहीं फैले थे। वो अलग मुद्दा है। फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो कत्यूरी है, कत्यूरी का हमें दिखता है कि जो इनका डाउनफॉल है, वो 11वीं शताब्दी से हमें दिखता है और 11वीं शताब्दी से ही हमें दिखता है कि कहीं न कहीं एक नया वंश हमें दिखेगा, जो है चंद वंश। अगर मैं कुमाऊँ की बात करूँ, चंद वंश कहाँ? कुमाऊँ में। और वैसे ही जो परमार वंश है, परमार वंश जो है, वो दिखेगा आपको गढ़वाल में। तो फिलहाल हम पहले प्रायोरिटी कुमाऊँ से शुरू करेंगे, राइट? कुमाऊँ से शुरू करेंगे क्योंकि अजय राउत जी ने भी कुमाऊँ से शुरू किया है, तो सोर्स मेरा अजय रावत जी है। तो चंद वंश को हम शुरुआत करेंगे जो कुमाऊँ क्षेत्र में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कत्यूरी जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो टूटेगा। फिर एक किंगडम बनेगा चंदों का, जो आगे चल के फिर साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। इट विल चेंज, राइट? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आइए देखते हैं स्टोरी हमें क्या मिलती है। देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कत्यूरी राजवंश। तो क्या अफ़गानिस्तान तक था कत्यूरी का शासन? इस तरह के प्रश्न हमें दिखाई देते हैं और जिसका अभी निश्चित आंसर जो है वो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अफ़गानिस्तान तक ये फैले थे और कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है? आइए वो अलग विषय है, उसमें हम नहीं जाएँगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि जो कत्यूरी का डिक्लाइन है, ठीक है? उसके डिक्लाइन के बाद, कत्यूरियों का डिक्लाइन के बाद, यानी कि कत्यूरी साम्राज्य जब विघटित होता है, तो फिर एक नया साम्राज्य हमें दिखेगा, जो टूटा हुआ होगा कुमाऊँ और गढ़वाल में। और कुमाऊँ में जो है एक नया किंगडम बनेगा, जो है चंद वंशों का। और जो हमारा गढ़वाल है, वहाँ पर जो वंश आएगा, वो है आपका परमार। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? चंद किससे जुड़े हुए हैं? कुमाऊँ से। और परमार जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं गढ़वाल से, राइट? और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी-कभी आपको ऐसा दिखेगा जो वंश का नाम होता है, यानी कि जो डायनेस्टी का नाम होता है, उसी के नाम पे आगे चलकर किंगडम का नाम भी आ जाता है और आगे चल के साम्राज्य का नाम भी आ जाता है, यानी कि एम्पायर का नाम भी आ जाता है, राइट? वंश के नाम पे किंगडम का नाम और एम्पायर का नाम भी हमें दिखता है, इतिहास गवाह है इसका, राइट? फिर आगे देखेंगे, थर्ड वाला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? थर्ड वाला पॉइंट हमें दिख रहा है कि इन कुमाऊँ, however, even with the rise of Chand kings, there were certain pockets where the Katyuri still ruled. देखिए ऐसा है कि अगर मैं खासकर कुमाऊँ क्षेत्र की बात करूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11वीं शताब्दी में कहीं न कहीं जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर चंद वंश का आधिपत्य स्थापित होने लग गया था, ठीक है? कहीं न कहीं ये अपने आप को एस्टेब्लिश करने लग गए थे 11th सेंचुरी में। और यहाँ पर हम देखेंगे, फिर भी हमें दिखता है कि कत्यूरी कहीं न कहीं जो चंद वंश है, इनका जो मानते हैं ये क्षेत्र है, ये एरिया है, कहीं-कहीं पर आपको दिखेगा, जैसे ये मैं पॉकेट बना रहा हूँ छोटे-छोटे,
यहाँ पर आपको दिखेगा कि कत्यूरी जो वंश है, उसके कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। हालाँकि वो बात अलग है कि इनके पास उतनी शक्ति नहीं है अब जितनी पहले थी, परंतु चंदों और चंदों के साथ ही हमें दिखता है कि कत्यूरी वंश के कुछ लोग रहते थे और ये भी माना जाता है कि जो कत्यूरी वंश के लोग थे, वो 17वीं शताब्दी तक हमें दिखते हैं, राइट? चाहे वो आगे नाम मात्र थे, मतलब कोई शक्ति नहीं थी उनके पास, परंतु 17वीं शताब्दी तक हमें कत्यूरी वंश के लोग दिखते हैं, राइट? कहाँ? कुमाऊँ क्षेत्र में और कुमाऊँ में इस समय 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक जो आधिपत्य है, वो किसका है? वो है आपका चंदों का हमें दिखेगा, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि कत्यूरी जो हैं कुछ-कुछ क्षेत्रों में दिख रहे हैं। जब चंद वंशों का शासन हो चुका था, तो कुछ क्षेत्र हैं आपके जैसे पाली, ये जो पाली है, ये पाली एक भाषा नहीं है, ये पाली एक क्षेत्र है, एक रीजन है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है और ये क्षेत्र है रानीखेत के पास है, ठीक है? कभी आप उत्तराखंड आएँगे तो रानीखेत बहुत खूबसूरत जगह है, राइट? काफ़ी अच्छे टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ आते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो पाली क्षेत्र है, जो पाली एक छोटा-सा क्षेत्र है जो रानीखेत तहसील के आस-पास पड़ता है, तो वहाँ पर हमें जो हमारे इतिहासकार हैं काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर एमपी जोशी, वो कहते हैं कि कत्यूरियों की एक जो वंश है, वो यहाँ लगभग 12वीं शताब्दी से लगभग 17वीं शताब्दी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, 17वीं शताब्दी तक हमें दिखता है और जो 17वीं शताब्दी में हमें चंद शासक दिखता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है बाज बहादुर चंद, राइट? बाज बहादुर चंद। अब देखिए बाज बहादुर चंद के सामने मैंने शाहजहाँ और औरंगज़ेब लिखा है, ठीक है? तो यहीं से क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था हम लिंकिंग करेंगे। तो आप सभी जानते हैं अगर हम एक बार मुगलों के जो शासक हैं, रूलर्स हैं, उनकी एक कार्यकाल देखें तो हमें क्या दिखता है? सबसे पहले बाबर है, आप सभी जानते हैं और बाबर पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 से लेकर इन्होंने शासन किया 1530 तक। फिर आए आपके हुमायूँ, हुमायूँ का शासनकाल जो 1530 से शुरू हुआ था, बीच में 15 साल का अंतराल भी है, तो 1556 तक हम मानते हैं और आप सभी जानते हैं फिर अकबर आया है, ए से अकबर। अकबर आया है 1556 जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, टिल 1605। फिर अकबर के बाद आया है आपका जहांगीर। जहांगीर का समय माना जाता है 1605 से लेकर 1627। फिर आया है शाहजहाँ। शाहजहाँ आप सभी जानते हैं, ताजमहल काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 1628 से 56 तक समय माना जाता है, 56 कर लीजिएगा इसे 56, राइट? और फिर शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का जो समयकाल है वो 1656 से लेकर 1707। तो ये जो समयकाल है, ये कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी आपसे समकालीन पूछ लेते हैं कि दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा है? जैसे वो पूछ सकते हैं ज्ञानचंद के समय पर दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा था? बाज बहादुर के समय पे दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा था? तो इस तरह से आपको ये आइडिया होना चाहिए, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे जो बाज बहादुर का समयकाल है वो 1638 से लेकर 1678 है। तो हम कह सकते हैं कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब का जो कार्यकाल था उस समय हमें दिखता है कौन? बाज बहादुर चंद। ये बात आपने याद रखनी है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और जैसे एक हमने देखा था कि जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एक हमें पाली वाले क्षेत्र में दिखते हैं कत्यूरी और दूसरी जो इनकी शाखा है कत्यूरों की वो हमें दिखती है डोटी सीरा वाले क्षेत्र में, ठीक है? और डोटी सीरा क्षेत्र ये है आपका, आपको ये दिख रहा होगा, ये है नेपाल का एरिया, ये वाला पूरा नेपाल का एरिया है, इस साइड वाला जो ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ आपको दिख रहा है उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। जैसे उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, तो ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में ये वाला क्षेत्र, यानी कि जो डूटी-सिरा वाला क्षेत्र है, वो आपका उसका कुछ भाग पश्चिम नेपाल में आता है और कुछ भाग आपका पूर्वी उत्तराखंड में आता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो जो दूसरी शाखा है, पहली तो पाली में है और दूसरी शाखा कहाँ है? डूटी-सिरा में है, राइट? और ये जो डूटी-सिरा में रहते हैं, ये कहलाते थे रैकास। जो पाली में रहते हैं, जो रानीखेत के पास है, वो वाले लोग रैकास नहीं कहलाते थे, ऑल्दो वो लोग कत्यूरी वंश के ही हैं, परंतु जो आपके डूटी सेरा में रहते हैं, ये कहलाते हैं रैकास और ये एक कत्यूरी वंश के ही हैं, ठीक है? और इन्हीं के जो रैकास के ही कुछ वंशज हैं, उन्होंने क्या किया था आगे चलकर जब वो लोग चंद वंशों का शासन हो चुका था, तो उसी समय हमें दिखता है कि रैकास के कुछ कुछ वंश जो थे,
वो एक क्षेत्र है आपका अस्कोट, ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है उत्तराखंड के, पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है ये। अस्कॉट क्षेत्र और यहाँ पर जो रैकास हैं वो एक इंडिपेंडेंट अपना एक किंगडम छोटा-सा एक किंगडम स्थापित कर लेते हैं, ठीक है? हालाँकि इस बात से ऑब्वियसली जो चंद हैं वो नाराज़ होंगे और समय के साथ हमें दिखता है कि चंद कहीं न कहीं रैकास को भी हरा देते हैं और कहीं न कहीं पूरे के पूरे जो कुमाऊँ क्षेत्र है उसमें अपना आधिपत्य जो है, अपना जो शासन है उसको स्थापित कर लेते हैं, राइट? और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कुमाऊँ में आपका तराई और भाबर क्षेत्र भी आता है और आज भी आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं बात करूँ भाबर जैसे हल्द्वानी जो है, वो एक भाबर वाला क्षेत्र है और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हल्द्वानी से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? और जो तराई क्षेत्र है, अगर मैं तराई की बात करूँ तो हमें ऊधम सिंह नगर ऐसा दिखता है जो एक तराई क्षेत्र में आता है। तो कुमाऊँ के पास आज हल्द्वानी है जो एक भाबर क्षेत्र है और भी क्षेत्र हैं भाबर में, फिलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए हल्द्वानी एक भाबर में आता है और जो आपका ऊधम सिंह नगर है वो तराई क्षेत्र में आता है और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही है कि जब जो आपके हिल्स होते हैं, जब हिल्स ये आपके हिल्स हो गए मानते हैं, ठीक है? और ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये आपका भाबर होता है और यहाँ पर जो ये क्षेत्र होता है, ये आपका तराई होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भाबर जो है एक 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 ऐसी ज़ोन है जो कहीं न कहीं उसमें दोनों की विशेषता हमें दिखती है, कि कहीं न कहीं हम कह सकते हैं ये एक मिड पाथ होता है, एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन तराई एंड जो हिली एरिया होता है। तो भाबर में हमें दोनों की विशेषताएँ दिखती हैं और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि जो नदियाँ होती हैं वो भाबर में विलुप्त हो जाती हैं, वो गायब हो जाती है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कत्यूरी हैं उनकी 2 शाखा हमने देखी, एक है पाली में रहते हैं और एक रहते हैं आपके डोटी, सीरा पे। डोटी, सीरा वाले ही कहलाते हैं रैकास और आगे चल के हमें दिखता है रैकास इतनी हिम्मत रखते हैं कि ये अस्कॉट करके एक क्षेत्र पे कब्ज़ा कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते हैं अपना और आगे हमें दिखता है कि फिर आगे समय के साथ हमें दिखता है कि चंदो और रैकास में युद्ध होता है, जिसके पश्चात हमें दिखता है कि चंद जो हैं वो जीत जाते हैं, राइट? और पूरा का पूरा कुमाऊँ, उसके साथ-साथ जो तराई और भाबर क्षेत्र है, वो भी किसके हिस्से में आ जाता है? वो भी आ जाता है आपके चंद वंशों के उसमें और जैसे कि मैं आपको एक चंद वंशज का नाम बता रहा हूँ, डोंट वरी उसको हम आगे पढ़ेंगे, ज्ञानचंद नाम है और ज्ञानचंद जो हैं समकालीन वो फिरोज़ शाह तुगलक के समकालीन हैं, फिरोज़ शाह तुगलक के समकालीन हैं और फिरोज़ शाह तुगलक कौन है? ये कज़न है, किसके किसके कज़न हैं ये? मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है? तो इस तरह से भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ज्ञानचंद हैं, वो फिरोज़ शाह तुगलक से खुद मिलने जाते हैं और खुद मिलने जाते हैं तो फिरोज़ शाह तुगलक काफ़ी खुश होते हैं, ज्ञानचंद्र से मिलकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहीं न कहीं जो ज्ञानचंद्र के लिए जो तराई क्षेत्र में जिन्होंने लूट-मार कर रखी थी उनसे निपटने के लिए फिरोज़ शाह तुगलक अपनी सेना भेजते हैं, जिससे कि फिरोज़ शाह तुगलक की मदद से ज्ञानचंद क्या करते हैं, तराई क्षेत्र को दोबारा से हासिल कर लेते हैं। डोंट वरी हम उसको आगे देखने वाले हैं, फिलहाल इतना याद रखेंगे कि ज्ञानचंद्र किसके समकालीन है, फिरोज़ शाह तुगलक के। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं एक एचजी वोल्टन साहब हैं, ये काफ़ी ऑथेंटिक डेटा इनका माना जाता है क्योंकि इनकी एक राइटिंग है अल्मोड़ा गैजेट, ये पब्लिश हुआ था 1911 में, ये आपने एग्ज़ाम वाइज़ अच्छी तरह याद रखना है, राइट? तो अल्मोड़ा गैजेट पब्लिश हुआ 1911 किसके द्वारा? एचजी वोल्टन। यहाँ पर ये अपना एक व्यू रखते हैं, वो कहते हैं इट इज़ सेफ्स टू अस्यूम दैट ड्यूरिंग द डार्क एजेस ऑफ द कंट्री now known as Kumaon, constitute a multitude of principality which were consolidated into the one state under the चंद राजास। देखिए क्या था कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में जब मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो एक डार्क एज माना जाता है, ठीक है? डार्क एज जो है लगभग वो अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो 7वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास को हम डार्क एज मानते हैं, राइट? अब डार्क एज को अगर मैं परिभाषित करूँ अभी शॉर्ट में तो ये मान लीजिए कि लोग आपस में काफ़ी लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से जितने भी एक साक्ष्य होते हैं, एक एविडेंसेस होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ है, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यानी कि कोई भी एविडेंसेस नहीं पाए जाते हैं तो उसको डार्क एजेस कहते हैं। तो डार्क एजेस को लेते हुए आधार लेते हुए जो हमारे वोल्टन साहब हैं वो कह रहे हैं कि डार्क एजेस के दौरान भी हमें ये दिखता है कि जो हमारा कुमाऊँ वाला एरिया है, ये किसके अंडर था? ये था चंद राजास के अंडर।
यानी कि यहाँ पर खुद वॉल्टन साहब ये एडमिट करते हैं कि कुमाऊँ किसके अंडर है? चंद राजास। तो इस तरह से अगर वॉल्टन साहब बोल रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, राइट? आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं वोल्टन साहब? इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इन अर्लीस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कुमाऊं डिनोट्स द ट्रैक्ट ऑफ कंट्रीज लाइंग अलोंग विद लेफ्ट बैंक ऑफ काली रिवर। देखिए ये आपका नेपाल वाला एरिया है और यहाँ से काली रिवर आती है, आगे चल के शारदा कहलाती है, याद रखिएगा। काली नदी जब तराई वाले क्षेत्र में आ जाती है तो वही शारदा कहलाती है। उस पे हम आगे चर्चा करेंगे जब हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और स्पेसिफिकली समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे, काली ही शारदा नदी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काली नदी एक बाउंड्री का भी काम करती है बिटवीन उत्तराखंड और नेपाल। और अगर देश के हिसाब से देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि काली नदी जो है वो एक भारत और नेपाल के बीच एक सीमा का काम करती है। तो जो लेफ्ट बैंक है वो वहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो कुमाऊँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर चंद शासकों का राज था, आधिपत्य था, राइट? ये बात इसमें बताई जा रही है। और ये बता रहे हैं कि चंदों का जो इन्होंने अपना जो कैपिटल रखा था जब ये अपने क्लाइमेक्स में थे, तो इन्होंने अपना जो कैपिटल है उसको अल्मोड़ा रखा, कब रखा? 1563 में। अपने आपने ये याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1520 माफ़ कीजिएगा 1556 में। आप सभी जानते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि अकबर गद्दी पे औपचारिक रूप से बैठा ऑफ़िशियली। तो इसके जो 7 वर्ष बाद आप देखेंगे, 7 वर्ष बाद अ, अल्मोड़ा को कैपिटल बनाया गया चंद वंशजों के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है। आफ्टर 7 इयर्स ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर 7 इयर्स ऑफ कोरोनेशन ऑफ अकबर, एक ही बात है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में ही कोरोनेशन हुआ था अकबर का, तो अपने से 7 वर्षों को जोड़ लेना है। और क्वेश्चन है कि पहले कौन क्या थी इनकी राजधानी? पहले इनकी राजधानी जो थी वो थी राजबुंगा, राजबुंगा। और राजबुंगा का आज का क्या नाम है? चंपावत, चंपावत। अब कहीं पर ये किसी किताब में लिखा हुआ है कि चंपावत का एक क्षेत्र था राजबुंगा, और कहीं पर ये लिखा है कि चंपावत का पुराना नाम ही राजबुंगा है। तो ये एक अपने में ही बहस का मुद्दा है, तो हम इतना डेप्थ नहीं जाएँगे, बस इतना याद रखेंगे। कभी-कभी पूछा जाता है कि चंपावत का पुराना नाम क्या है? तो आपने राजबुंगा याद रखना, और ये भी याद रखना है कि जो चंद वंशज हैं, उनकी जो पुरानी कैपिटल थी वो चंपावत थी, जिसको पानीपत के सेकंड वॉर के 7 साल के बाद, ऐसे याद रखिएगा, पानीपत के सेकंड वॉर के 7 साल बाद उसको कैपिटल जो है वो शिफ्ट किया गया अल्मोड़ा की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं राजा सोमचंद के बारे में। अब देखिए राजा सोमचंद जो है, ये यहाँ से हम शुरू हो जाएँगे। जैसे हम सोमचंद्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आत्मचंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अ, और भी राजा हैं इसके, ठीक है? जैसे पूरनचंद आएगा, सोमचंद आएगा, आत्मचंद आएगा, पूरनचंद आएगा, इंद्रचंद आएगा। इंद्रचंद तो ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जिन्होंने कुमाऊँ में सिल्क को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, डोंट वरी, सारे के सारे डेटा मैं लेके आऊँगा, राइट? तो शुरुआत हम देखेंगे राजा सोमचंद से। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो श्रृंखला है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊँगा आपके समक्ष, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो बनाना ठीक नहीं है, राइट? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझिएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट? एकदम बहुत आगे जाके नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, जो राजाओं की श्रृंखला है उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट? चलिए, और ये सीरीज़ आती रहेगी, ये मेरा वादा है, राइट? जय हिंद गाइज़।